नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया में कम्युनलिज्म पहले था क्या, एंशिएंट समय में, मिडिवल समय में, और आखिर इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर इसका अपन आ जाएंगे सीधे एवोल्यूशन पे। तो वही समझना है कम्युनलिज्म इन इंडिया, है ना, कहाँ से कम्युनलिज्म इन इंडिया, इंडिया की बात करते हैं, और एंड एवोल्यूशन एंड इट्स एवोल्यूशन। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कम्युनलिज्म तो 3 फेज में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है ना। ये है एंशिएंट फेज, ये है मिडिवल फेज, और ये है मॉडर्न फेज। जो हम कम्युनलिज्म समझते हैं ना, वो ये कम्युनलिज्म यहाँ भी नहीं था, ये कम्युनलिज्म यहाँ भी नहीं था, ये कम्युनलिज्म यहाँ से आया है। जब यूरोपियंस आते हैं ना, तो वहाँ से हमको ये देखने को मिलता है ना। और ये जो कम्युनलिज्म, ये जो फिलॉसफी है, जब ये आए ना, यूरोपियंस आए, तब क्या हुआ, ये जो कम्युनलिज्म फिलॉसफी है, इसका जो रूट है ना, ये इतना डीप कर दिया उन्होंने कि हर रिलीजन में, है ना, और जितने भी कल्चरल डाइवर्सिटी है, हर कल्चर में को लेकर के इन्होंने इतना ज़्यादा कम्युनलिज्म फैला दिया था, ठीक है। इसमें वो क्या करते थे, उनकी एक पॉलिसी होती थी डिवाइड एंड रूल की, उसको बनाते थे और उसको एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बना करके डिफरेंसेस क्रिएट कर देना, टेंशन क्रिएट कर देना, डिवाइड कर देना कम्युनिटीज को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एज वेल एज एथनिक आइडेंटिटी, समझ में, जिसके कारण क्या होता था, कम्युनल हेट्रेड एंड वायलेंस को प्रमोशन मिलता था, समझ में। ये यूरोपियंस के आने के बाद हुआ, समझ में। एंशिएंट सोसाइटी में तो ये सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें ना, ये टॉलरेंस लेवल, अगर यहाँ से मैं बात करूँ, इधर से देखो, टॉलरेंस लेवल की बात करूँ तो ये है टॉलरेंस। तो सबसे ज़्यादा टॉलरेंस इस समय में देखने को मिलता है, समझ में क्या। यहाँ पर देखो म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस होता था, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, हर कितने सारे रिलीजन फ्लरिश हुए, समझो आप, कितने सारे रिलीजन हुए। इनफैक्ट जो बुद्धा थे, उनको बोला जाता है कि भाई वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म दिया, समझ का। यहाँ पर आपको रिपब्लिक भी देखने को मिलता था, है ना, ये रिपब्लिक भी देखने को मिलता था, यहाँ पे सेकुलर सोसाइटी देखने को मिलती थी, है ना। यहाँ पर टॉलरेंस बहुत था, सबसे हाई टॉलरेंस था यहाँ पे एंशिएंट इंडिया में, ठीक। इतने शास्त्रार्थ होते थे भाई, जितने लोग हैं उनके बीच में सबके पक्ष सुने जाते थे, विपक्ष सुनाए जाते थे। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल बता सकते हो बुद्ध के समय में, महावीर के समय में, है ना। इनफैक्ट अगर हम बात करें और हाँ आगे बढ़ते जाओगे तो टॉलरेंस यहाँ पर 2 है, और यहाँ पे तो सबसे कम हो गया टॉलरेंस, समझ में, तो टॉलरेंस लेवल कम हो जाता है। वहीं पर अशोक की बात करें अगर, है ना, अशोक की बात करते हैं तो अशोक, सम्राट अशोक ने भी पॉलिसी ऑफ पीस एंड रिलीजियस टॉलरेंस फॉलो किया था, है ना, पॉलिसी ऑफ, ये भी आपको पता है, पीस एंड रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते थे ये, है ना। इनका धम्म को प्रोपेगेट करने का आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, अराइवल ऑफ इस्लाम हुआ, अराइवल ऑफ इस्लाम हुआ किसमें, मिडिवल के समय में, ठीक है। यहाँ पर कुछ ओकेशंस देखते हैं, यहाँ पे वायलेंस तो हुए, है ना, यहाँ पे वायलेंस देखने को मिलते हैं, समझ में, जैसे मोहम्मद गजनी के समय, घोरी के समय बहुत सारे टेम्पल डिस्ट्रॉय किए गए, है ना, मोहम्मद घोरी के अटैक के समय हिंदू टेम्पल, जैन टेम्पल, बुद्धिस्ट टेम्पल, है ना। बट फिर भी यहाँ पर कम्युनल एज एन आइडियोलॉजी और कम्युनल एज अ पॉलिटिक्स ये नहीं इमर्ज हुई थी, है ना। वायलेंस के इंसिडेंट तो देखने को मिल रहे थे हमको, बट ये जो कम्युनलिज्म, ये जो कम्युनलिज्म था ना, कम्युनलिज्म एज एन आइडियोलॉजी ये नहीं हुई थी, समझे क्या ना, मतलब ये कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलती थी इस समय, है ना, कम्युनल पॉलिटिक्स। हाँ, कुछ कुछ जैसे औरंगजेब का समय था, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि हाँ भाई कुछ लोग अगेंस्ट हो गए थे रिलीजन को लेकर के,
ये सब चीजें देखने को मिलेगी, है ना। वहां पर लीस्ट टॉलरेंट था। देखो यहाँ पे लीस्ट टॉलरेंट किसके समय में थी, ये औरंगजेब के समय में, ठीक है ना। ये औरंगजेब का जो समय था, यहाँ पर जो औरंगजेब का जो सेटअप था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, वो सबसे लीस्ट टॉलरेंट था रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर। लेकिन वहीं पर अगर बात करें हम अकबर का समय, है ना, अकबर का समय, शेर शाह सूरी का समय, शेर शाह सूरी का समय, तो ये सेकुलर टाइम पीरियड था। यहाँ पर पॉलिसी ऑफ टॉलरेशन फॉलो की जाती थी। ये दोनों ही क्या करते थे, पॉलिसी ऑफ टॉलरेशन फॉलो करते थे। तो हमको यहाँ पर दोनों के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई यहाँ पर कोई कम्युनल पॉलिटिक्स चलती थी, समझ में आ रहा है। यहाँ पर हाँ कुछ इंसिडेंट्स आपको दोनों के मिलेंगे कि भाई इस्लाम अटैक, जो इस्लाम का जो अटैक होता था टेम्पल्स पर, है ना, वायलेंस जो होता था, जैसे कि वो ऑप्शन देते थे कि भाई आप या तो जजिया बोलो, जकात, जजिया, जकात, खम्स और खराज, ठीक है, ये 4 टैक्स होते थे। आप क्या कर दो भाई, आप जजिया पे कर दो, अगर आप कर देते हो तो ठीक है, और नहीं करोगे तो फिर आपको मार दिया जाता था। तो ये जो जजिया कर लगाते थे वो उस पर नॉन मुस्लिम्स पर, तो उसको बोलते, ये 4 तरीके के टैक्स होते थे एक्चुअली में, जजिया, जकात, खम्स, खराज। खम्स क्या होता था भाई, वो लूट लेते थे, जब लूट का माल होता था वो आपस में शेयर करते थे। जजिया नॉन इस्लाम पर लगाते थे कि भाई अगर आपको हमारे टेरिटरी में रहना है तो फिर ये टैक्स देना पड़ेगा, है ना। ये जो खराज है वो मुस्लिम्स पर लगता था, जो उनकी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह का जो भी शेयर वो देते थे, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ टैक्स थे जो वो लगाते थे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था जजिया कर। तो इससे क्या होता था, थोड़ा सा एक टेंशन तो बढ़ा, बट हम ये नहीं बोल सकते थे कि भाई ये कम्युनल कैरेक्टर है उसका, एक कम्युनल उसमें एक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, है ना। हाँ, लेकिन मॉडर्न समय में जब यूरोपियंस आए ना, यूरोपियंस आए तो फिर ये गड़बड़ होने लगा। इन्होंने पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल फॉलो की थी, है ना। डिवाइड एंड रूल में ये बताया ना मैंने आपको कि भाई कम्युनिटीज को रिलीजन के आधार पर, इनको रिलीजन के आधार पर, इनको सेक्ट के आधार पर, मतलब जिसको एथनिसिटी बोल लो आप, सबसे इम्पोर्टेंट एथनिसिटी के आधार, इनके आधार पर बांट दिया और ये एक दूसरे के विरोधी हो गए। विरोधी मतलब एंटागोनिस्टिक हो गए, एंटागोनिस्टिक हो गए। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई एक दूसरे से हेट्रेड करने लगे, समझ में गया। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये इनकम्पेटिबल हो गए, है ना, हॉस्टिलिटी बढ़ गई। इतना मतलब इनका जो रूट था इतना फैला दिया कि भाई अब तो मतलब पूछो ही मत, इस लेवल पर आपका कम्युनलिज्म होने लगा, ठीक है। तो भाई ये आपको इतना पता होना चाहिए कि आखिर एवोल्यूशन कहाँ से होता है। तो मेन याद रखना है मॉडर्न समय में ये यूरोपियंस आने के बाद, उसमें भी जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी, ब्रिटिश की पॉलिसी ये डिवाइड एंड रूल वाली, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ भाई एंशिएंट समय में हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, मिडिवल में भी नहीं था, ये सब आया है ब्रिटिश के कारण, है ना, यूरोपियंस के कारण, ठीक है। आप देखें कि भाई कम्युनलिज्म इन इंडिया को अपन 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला तो इवोल्यूशन कैसे हुआ प्री इंडिपेंडेंस के समय में और पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय में। अब आ जाते हैं ये वाले पार्ट पर। अब तो है नहीं, है ना, अभी यहाँ पे तो नहीं था, यहाँ पर भी नहीं था, यहाँ पर आया, तो यहाँ पे देख ले कि कैसे आया भाई। तो अब देखते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, अब इवोल्यूशन की बात करें तो भाई इसको भी हम पहले देखते हैं प्री इंडिपेंडेंस में, है ना। यहाँ पे लेते हैं प्री इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस का मतलब क्या था। प्री इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि भाई आज़ादी के पहले कैसे कम्युनलिज्म का इवॉल्व हुआ, कम्युनल एक आइडियोलॉजी जो पर्सन में आई वो कैसे आई। तो इसको भी हमने 2 पार्ट में कर लिया, समझ में गया। एक को बोलते हैं हम लिबरल फेस और एक को बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेस।
ये एक्सट्रीमिस्ट फेस आता है 1937 के बाद, समझ गया, और ये चलता कब है 1947 तक, समझ गया, जब देश टूट जाता है। इसका रिजल्ट क्या था, पार्टीशन। और ये क्या था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बिगनिंग हो रही थी, समझ गया, मतलब ये 1857 के बाद है और ये 1937 तक चलता है, समझ गया, क्लियर है। ये दो फेस हैं जिसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है आप लोगों ने, तो अब देखते हैं लिबरल फेस में ऐसी क्या क्या एक्टिविटीज़ हो गई जिसके कारण हम बोल रहे हैं कि भाई ये इसमें इवोल्यूशन होता गया, एक कम्युनल आइडियोलॉजी और रिलीजन को कम्युनल ट्रेड में कैरेक्टर मिलता गया, है ना। अब देखते हैं कम्युनल आइडियोलॉजी क्या करती है ना। उसको हमने देखा था कि भाई ये एक दूसरे के रिलीजन के प्रति हेट्रेड और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करके उनको आइसोलेट करती है ना, एक दूसरे के प्रति एंटेगोनिस्टिक फीलिंग लाती है। तो ये जब एक तरफ हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था और एक तरफ हमारा वहीं पर साथ साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट में कुछ गलतियां हो गई थी जिससे ये जो इस चीज को हम उतना ध्यान नहीं दे पाए, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या था, बाइफर्केशन हुआ, है ना, इंडिया और पाकिस्तान क्रिएट हुआ। ये किसका रिजल्ट था, ये कम्युनल आइडियोलॉजी का ही रिजल्ट था, है ना। और ये तीन स्टेजेस में ये मतलब उभरा है और दो फेसेस में, ऐसे याद रख लो, तीन स्टेजेस, दो फेस, टू फेस, कौन कौन सा, दो फेस अभी बताया मैंने आपको, एक हो गया लिबरल और एक है एक्सट्रीमिस्ट, है ना। और इसमें दो दो स्टेजेस आ जाएंगे। स्टेजेस कौन सा, पहला माइल्ड वाला और दूसरा मॉडरेट वाला, और इसमें तो आपको बता ही दिया एक्सट्रीम, ठीक है ना। तो ये तीन स्टेज हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। फर्स्ट में क्या होता है, दोनों के रिलीजियस इंटरेस्ट अलग है, सेकुलर इंटरेस्ट कॉमन है और दोनों में कोई दिक्कत भी नहीं है। सेकेंड में क्या है भाई, ये समझने लगते हैं रिलीजियस इंटरेस्ट अलग है और हमारे सेकुलर इंटरेस्ट भी कन्वर्ज नहीं हो पा रहे हैं, हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रही, तो यहाँ पर सेकुलर इंटरेस्ट सेपरेट होना चालू हो जाते हैं, ये मॉडरेट होता है। एक्सट्रीम में ये समझते हैं कि रिलीजियस इंटरेस्ट अलग है, सेपरेट इंटरेस्ट भी अलग है और इसके अलावा इतने अलग हैं कि हम एक साथ रह भी नहीं सकते, ठीक है ना, हमको अलग ही हो जाना चाहिए, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वाला, ठीक है ना। तो देखो जो सबसे पहला था जिसको मैं बोल रहा हूँ लिबरल फेज, है ना, लिबरल फेज पे आ जाते हैं। लिबरल फेज में सबसे पहले क्या बताया, पोस्ट 1857 है ये, है ना, पोस्ट 1857, पोस्ट 1857। अब देखो इस समय क्या होता है, ब्रिटिश की एक पॉलिसी, इन्होंने ब्रिटिश ने एक पॉलिसी अपनाई थी, ब्रिटिश की पॉलिसी तो हमेशा से ही चलती थी। ब्रिटिश समझ गए कि भाई अगर आपको इस कंट्री में रूल करना है तो हमको डिवाइड एंड रूल पर जोर देना पड़ेगा, डिवाइड एंड रूल पर, बांटो और राज करो नीति, समझेगा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को ही बेस बना करके हम क्या कर सकते हैं, इतने बड़े इतने वास्ट कंट्री पर रूल कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश ने प्रेफर किया हिंदू को ओवर मुस्लिम, जैसे एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इसमें क्या हो गया, ब्रिटिश की ये पॉलिसी रहती थी कि हिंदूज को ज़्यादा फेवर करना, समझ में गया ना। तो इसके कारण क्या होता था कि भाई मुस्लिम्स को थोड़ा सा साइड लाइन कर दिया गया। जब मुस्लिम को साइड लाइन कर दिया गया, फिर बाद में आपको पता है कि भाई जब मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स आएंगे तो वो क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे, क्या रियलाइज करेंगे कि मुस्लिम तो पीछे रह गए और हिंदू ने सारे एजुकेशन, सारे गवर्नमेंट जॉब्स पर कब्जा कर लिया है। तो फिर उनके जैसे कि इसमें एग्जांपल है सर सैयद अहमद खान का, वो एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल है जिन्होंने अलीगढ़ कॉलेज को खोला था, काहे के लिए कि भाई ये जो बायसनेस है टूवर्ड्स मॉडर्न एजुकेशन जिसमें मुस्लिम्स पीछे रह गए हैं, तो वो पीछे ना रहें, उनको आगे बढ़ाने का वो करना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी साइंटिफिक सोसाइटी चालू की थी, समझ में क्या। पहले तो इनिशियली वो क्या थे, इनिशियली वो बहुत सेकुलर व्यक्ति थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, बट बाद में जब ये सब चीज़ें वो रियलाइज़ किए तो उनको समझ में आया कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो रहा है मुस्लिम्स के साथ। फिर धीरे धीरे उनमें भी कम्युनलिज्म, बोला जाता है कि जो कम्युनलिज्म
इंडिया में स्टार्ट हुआ, उसके लिए रूट तो ब्रिटिशर्स ने ही उगाया था, जिसको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बोलते हैं। बट इसमें क्या हुआ, जो इसका अगर रियल में अगर हम देखें कहाँ से ये उगना चालू हुआ, जड़ तो आ गई, लेकिन अब उगना कहाँ से चालू हुआ था, जड़ बीज तो उन्होंने बो दिया था। ये उगना चालू हुआ था सर सैयद अहमद खान के समय में। जब क्या होता था, जब सैयद अहमद खान ने क्या किया कि जो नेशनल मूवमेंट था, ये नेशनल मूवमेंट को वो अपोज करने लगे, समझा क्या। उन्होंने ये जो कौन सा नेशनल मूवमेंट, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस चलाती थी, उसको ये अपोज करने लगे, समझा क्या। वो बोलते थे कि भाई अभी जो मुस्लिम्स हैं उनको एजुकेशन लेने में अपना टाइम देना चाहिए, और ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मॉडर्न एजुकेशन गैदर करने में टाइम देना चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा कि भाई यहाँ पर ये जो मेजोरिटेरियन व्यू है हम पर इम्पोज करे जाएंगे, समझ क्या। और फिर जो मुस्लिम्स हैं उनकी लिविंग कंडीशन खराब हो जाएगी, हम यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं रह पाएंगे। तो ये वो चाहते थे, ठीक है ना। और ऐसा करने के लिए फिर उन्होंने क्या चालू किया, देखो कांग्रेस का बेस तो बहुत बड़ा हो गया था, और ये ब्रिटिशर्स ने भी इनको बोला जाता है एज अ टूल यूज किया, क्योंकि भाई मुस्लिम्स को अलग कौन कर सकता था, है ना। सर सैयद अहमद खान एक बहुत इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी भाई उस समय, ठीक है ना। इनको बहुत लोग मानने लगते थे, बहुत लोग फॉलो करते थे। तो ब्रिटिश ने इनको यूज किया, अपने फेवर में लिया, और ये क्या करते थे, ब्रिटिश को सपोर्ट करने लगे, समझ में, और अपोज करने लगे किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उसकी फंक्शनिंग को, है ना। और उसको ऐसा बताने लगे कि भाई मुस्लिम्स को, ये बोलने लगे कि भाई ये मुस्लिम के इंटरेस्ट के अलग है, मतलब मुस्लिम के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, समझ में, ये प्रो हिंदू पार्टी है। जब आप ये सब चीजें बताओगे तो भाई एक तरीके से मुस्लिम्स में भी ये उनके मन में भी ये आने लगा कि हाँ यार ये तो गलत है, समझ में, ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके ये सब चीजें वो होने लगी, समझ में, कि मुस्लिम्स यूथ पोलराइज होने लगे, है ना। उनको मेन स्ट्रीम जो नेशनल मूवमेंट में है वो उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन उनका नहीं होने लगा, समझ में। इसके बाद आपको पता है, ये तो एक उनका बता दिया मैंने आपको, सर सैयद अहमद खान का, है ना, टाइम। उसके बाद याद करो, मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था सेकंड वाले में कि भाई जब ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, है ना, मुस्लिम लीग 1906 में मुस्लिम लीग स्थापना हुई थी। लेकिन जब ये, याद करो इसके पीछे का बैकग्राउंड, इसके पीछे का बैकग्राउंड ये था कि 1905 का पार्टीशन हुआ था, बंगाल पार्टीशन, है ना, बंगाल पार्टीशन। अब बंगाल पार्टीशन में हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों थे, है ना, दोनों ही भाई बंगाल के पार्टीशन का विरोध कर रहे थे। ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई इस मूवमेंट, ये मूवमेंट बहुत तेज से चल रहा है ना, जिसको कौन सा मूवमेंट बोलते थे, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट था, इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ने के लिए ब्रिटिशर्स ने यूज किया मुस्लिम लीडर्स को, है ना, ये मुस्लिम लीडर्स थे, इनको इनको यूज किया और इनको दिया एक कैरेट, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाई यहाँ पे, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अब इस कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी से इनको एक गाजर दिया, बोला कि भाई ये लो गाजर तुमको दे रहे हैं, खा लेना इसको। क्या गाजर है ये गाजर ये था कि भाई आप एक काम करो, आप मुस्लिम्स को अलग करो इस आंदोलन से, है ना। इसके बदले में हम आपको क्या देंगे, हम देंगे आपको, जिसको हम बोलते हैं भाई एक सीट दे देंगे आपको, समझ में क्या, जो आप पढ़ते हो जिसको वो बोलते हैं हम, अरे वो जो सीट होती थी क्या बोलते थे उसको, सेपरेट सीट, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट। वो भी कैसा, जिसको हम कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं, कम्युनल इलेक्टोरेट, है ना। मतलब क्या है ये सेपरेट इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब क्या है, हम आपको कुछ सीट दे देंगे, उस सीट पर सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा होगा, और उस सीट पे सिर्फ वोट कौन डालेगा, मुस्लिम डालेगा। इसको बोलते थे हम फादर ऑफ, इसीलिए याद करो 1909 में जो आपका एक्ट आया था, है ना, जिसको हम बोलते थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है ना। ये जो मॉर्ले मिंटो एक्ट आया था, इसीलिए मिंटो को क्या बोलते थे, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स इन इंडिया, समझ में क्या। तो वहां पर, यहाँ से जो पहली बार जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होने लगा, कहाँ पर, लेजिस्लेचर में, वो यहाँ से चालू हुआ था, समझ में क्या। मुस्लिम्स को जो मुस्लिम इंटरेस्ट हैं उनको कंसोलिडेट करने के लिए बोला कि भाई
कांग्रेस इतना कर रही है, तो उन्होंने पकड़ा किसको, जो प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर थे उस समय, जिसको नवाब आगा खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क, इन्होंने क्या किया था, मुस्लिम लीग बनाई थी और बोला कि ये मुस्लिम लीग बनाओ और आप कंसोलिडेट करो मुस्लिम इंटरेस्ट के। इंडियन नेशनल कांग्रेस ही क्यों, आप देखो ना मुस्लिम इंटरेस्ट, भाई आप किस लिए, हम आपको इतना सपोर्ट करेंगे ना, तो आप क्या करोगे, सारे मुस्लिम्स को अलग कर लोगे इस मूवमेंट से। इसके काउंटर में हम आपको क्या दे देंगे, कम्युनल इलेक्टोरेट देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, उस सीट में कुछ सीट रिजर्व कर दी जाएगी, उस सीट पर सिर्फ आप ही मुस्लिम्स ही खड़े हो सकते हैं और मुस्लिम्स ही मतलब वोट डाल सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से भी क्या हो गया, देखो क्या होने लगा कि भाई यहाँ पर पोलराइज होने लगे, है ना, बटने लगे, सेग्रीगेट होने लगे। तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो यूनिटी चाहिए थी, है ना, जिससे एकता में जो बोलते हैं कि शक्ति होती है भाई, बढ़ जाती है ना, तो वो अब वीक हो गया, है ना। और ये मुस्लिम लीग क्या करने लगी, जो ये जो मतलब जो भी मुस्लिम्स जो जनरल थे, जनरल मुस्लिम्स मतलब जो कि नॉर्मल लोग थे, उनको अलग करने लगा, समझ में क्या ना। तो यहाँ पे कुछ चीजें थी जो थोड़ा सा इससे क्या हो रहा है एक्चुअली में, आप समझो, इससे हो ये रहा है कि उसको फायदा मिल रहा है ना, ब्रिटिश को फायदा मिल रहा है कि भाई आप तो कमजोर हो रहे हैं, और यहाँ पर जो मुस्लिम इंटेलेंज क्या बोलते हैं उसको, इंटेलिजेंसिया, ठीक है, जो भी मुस्लिम इंटेलिजेंसिया होते हैं वो अलग रहे, समझा क्या, और वो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम्स को ज्वाइन ना करें, समझा क्या, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है ना, मुस्लिम लीग बनाने का, कि भाई मुस्लिम ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़े रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ना जुड़े रहे, और जो भी मुस्लिम इंटेलिजेंसिया लोग हैं, है ना, जो भी इंटेलिजेंट मुस्लिम्स हैं, जो भी पढ़े लिखे एक मुस्लिम्स होते हैं, वो कहाँ पे आए, मुस्लिम लीग आए, उसको सपोर्ट करें और कंसोलिडेट करें मुस्लिम इंटरेस्ट, समझ में आ गया। अब ये सब हो रहा था, तो भाई ये तो मुस्लिम्स के साइड से अभी हमने देखा। अब धीरे से क्या हो रहा है, सिर्फ मुस्लिम से ही नहीं, अब यहाँ से ये जो मुस्लिम लीग थी ये तो कर ही रही थी, अब यहाँ से हिंदू कम्युनलिज्म भी बॉर्न होना चालू हो गया, ठीक है ना। तो इसके बाद ये जो थर्ड है, इसको बोलता हूं मैं हिंदू कम्युनलिज्म। ठीक। अब ये जो हिंदू कम्युनलिज्म है, इसमें क्या हो गया कि कुछ जो हिंदू लीडर्स थे, है ना, कि भाई उन्होंने बहुत सारी चीजें जैसे एंटी काउ स्लॉटर प्रोपेगेंडा चालू कर दिया, समझ में क्या, कि भाई और हिंदी और उर्दू को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के बातें चली गई, समझ में क्या, भाई लैंग्वेज को एक्सपोज करने लगे एक दूसरे से, लैंग्वेज को कम्युनल ट्विस्ट देने लगे, समझ में क्या, टारगेट करने लगे जो टायरेनिकल मुस्लिम जो रूल था उसको, है ना, भाई बोला जाने लगा कि भाई मिडिवल समय में ऐसा होता था, वैसा होता था। तो ये जो मुस्लिम जो रूल था मिडिवल समय में, उसको टारगेट करा जाने लगा, किसके लिए, हिंदुओं के द्वारा, समझ में गया। इसी दौरान आप देखो पंजाब हिंदू सभा बनी थी 1909 में, ऑल इंडिया हिंदू महासभा बनी का जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो 1915 में हुआ था, और 1915 के आसपास ही आपके ऑल इंडिया हिंदू महासभा बनी है। ये सब बनने के बाद इन्होंने बताया ना, मैंने आप देखो क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया पंजाब हिंदू सभा, ठीक है ना, ये कब बनी, ये बनी आपकी 1909 में, समझ में गया। इसके अलावा ऑल इंडिया हिंदू महासभा, ये आपका लगभग 1915 में बनी है, और इसका फर्स्ट सेशन भी हुआ था इसी के आसपास, 1915 के आसपास ये बनी। इसके साथ साथ अभी तो आरएसएस और वो आने वाले हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आरएसएस वगैरह अभी बाद में आएंगे, थोड़ा लेट आएंगे, लेकिन यहाँ पर देखो ये हिंदू महासभा और ये जो आपका पंजाब हिंदू सभा है, ये सब आने लगे, और इन्होंने लैंग्वेज को उठाया, लैंग्वेज को पॉलिटिकल करेक्टर देना चालू किया, है ना, लैंग्वेज को कि भाई हिंदी है जो हिंदुओं की लैंग्वेज है, और जो उर्दू है ये मुस्लिमों की लैंग्वेज है ना, ये इसको लेकर के अच्छा खासा वो होने लगा, ठीक है ना। प्लस काउ स्लॉटर के ऊपर आ गया, काउ स्लॉटर का इशू बन गया, काउ स्लॉटरिंग को बेस बनाया और बोला कि भाई ये सब बैन होना चाहिए। बीफ बैन जो आज आप जान रहे हो, वो उस समय उसको बहुत ज्यादा जोर मिला था, समझ में गया। इसके साथ साथ हिंदुओं में अब एक चीज और चालू हो गई थी, जिसको बोलते थे रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट मतलब इसको बोलते थे घर वापसी, ठीक है ना,
घर वापसी समझते हो? देखो कुछ कुछ क्या होते थे, कुछ जो लोग हैं जैसे कि कन्वर्ट हो गए थे जो मुस्लिम्स में, है ना, क्योंकि मेडिवल समय में कुछ रूलर्स फोर्स करते थे कि भाई आप कन्वर्ट हो। कई लोग जजिया पे नहीं कर पाते ना, कि जजिया आप पे नहीं कर पाते तो दूसरा 3 ही ऑप्शन है आपके पास भाई, या तो जजिया कर पे करो, या तो आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ, या तो फिर मर जाओ आप। समझ में गए? यही ऑप्शन है आपके पास। ये मुस्लिम की टेरिटरी है ना, ये जो टेरिटरी है इनका रूल है जहां पर, ठीक है, मुस्लिम रूलर्स का। 3 ऑप्शन है अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो। नॉन मुस्लिम के पास 3 ऑप्शंस थे, क्या, कि भाई अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हो तो आप जजिया दे दो, ठीक है ना, जजिया दे दो, या तो ये भी नहीं कर सकते तो कन्वर्ट हो जाओ, और ये भी नहीं कर सकते तो भाई डेथ, ठीक है, ये 3 ऑप्शन है। तो भाई जिसके पास पैसा था तो वो जजिया दे देते थे, जिसके पास नहीं था वो कन्वर्ट हो गए, और जो इन दोनों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता वो उसकी डेथ हो जाती। तो फिर इसके कारण क्या हुआ था कि बहुत सारे हिंदूज ने कन्वर्ट कर लिया था। उन्हीं के लिए ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, समझ में गया? जिसको रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट था जिसको बोलते थे घर वापसी, घर वापसी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसको इससे भी नाम से नहीं जाना जाता, जिसको बोलते हैं हम शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट। अब शुद्धि मूवमेंट में क्या हो रहा था, ये आर्य समाज के द्वारा लॉन्च किया था, है ना। इसमें क्या होता था कि भाई इसमें जो लोग कन्वर्ट हो गए थे उनको वापस से बोलते थे कि आप वापस से हिंदू में कन्वर्ट हो, इसी को बोलते थे शुद्धि मूवमेंट, मतलब आप शुद्ध हो रहे हो वापस, समझ में गया? तो और बाद में आज के समय में उसको घर वापसी बोला जाता है, समझ में गया, घर वापसी, ठीक है ना। तो अलग अलग टर्म यूज होते हैं, मतलब उनका यही है मेन कि भाई इतना हद तक कम्युनलिज्म धीरे धीरे करके बढ़ रहा था कि भाई इसको बाद में आपको पता है कि इसने पार्टीशन का रिजल्ट ले लिया। इसके साथ साथ सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, अब इसके अलावा फिर देखो आप वहाबी मूवमेंट आ गया मुस्लिमों में, फिर से वहाबी मूवमेंट, जहां पर ये दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब की बात करते थे, जहां पर वहाबी सबसे खतरनाक आइडियोलॉजी होती है इस्लाम में, समझ में गया? जो टेररिस्ट होते हैं वो वहाबी आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, और ये सऊदी अरेबिया है ये वहाबी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। वहाबी आइडियोलॉजी के तहत क्या है कि भाई इसमें ये इंडिया है, ठीक है, ठीक, देखो ये इंडिया है, तो ये अभी क्या है, इसको लैंड ऑफ इस्लाम बनाना है, ठीक है ना, लैंड ऑफ इस्लाम, ठीक है। और वहाबी में ही ये चीज है। इसके अलावा वहाबिज्म में क्या है कि बहुत फंडामेंटल होते हैं, बहुत फंडामेंटल के साथ साथ क्या होते हैं, लिबरल अप्रोच कुछ भी नहीं भाई। ये जो मतलब जो पुराने हैं ना, मतलब बैकवर्ड लुकिंग होता है, बैकवर्ड लुकिंग आइडियोलॉजी, ठीक है ना, बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है ना, बहुत कंजर्वेटिव है, ठीक है ना, फॉरेन डोमिनेशन को पसंद नहीं करते हैं, अपना ऑर्डर को, जो पुराना ऑर्डर था उसको रिस्टोर करने की बात करते हैं, उसको चलाने की बात करते हैं। तो ये सब आइडियोलॉजी चलने लगी। फिर तबलीग मूवमेंट चालू हो गया था मुस्लिम्स में ही आगे। तो ये सब ने क्या किया, कम्युनल कम्युनल जो टेंडेंसी थी उसको बढ़ावा देने का पुरजोर कोशिश किया, समझ में आया ना, क्लियर है, ठीक है ना। तो मतलब ये सेकेंड फेज है। एक फेज आपका वो वाला था सर सैयद अहमद खान वाला, और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग वाला जो टाइम पीरियड आया, और मुस्लिम लीग टाइम पीरियड में ही साथ में 1906 में मुस्लिम लीग चल रही है, और वही 8 9 में और 15 के आसपास ये आपका हिंदू महासभा और पंजाब हिंदू सभा, इन सब का टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है ना। और ये सारे मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट और ये सब इंडिया में चल रहा है, तबलीग मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट, ये सब के कारण क्या होता है, और ज्यादा पोलराइजेशन होने लगा, और ज्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होने लगी, काहे में, रिलीजन को लेकर, समझ में गया। तो यहाँ पर कुछ लीडर्स थे, जैसे अब ये ये सैयद अहमद खान है, सर सैयद अहमद खान, उसके अलावा एक और है सैयद अहमद खान ऑफ रायबरेली, समझ गया, ये जो वहाबिज्म वाला जो आपको बताता था मैं, है ना। उसके अलावा वो दो अलग अलग लीडर हैं, ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक सैयद अहमद है रायबरेली वाले, और एक सर सैयद अहमद खान है, ठीक है ना, वो अलग है, वो अलीगढ़ वाले। तो यहाँ पर कुछ लीडर्स और थे, जैसे कि लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय भी थोड़ा सा प्रो हिंदू थे, समझ में गया ना।
तो भाई ये जो इन्होंने ये जुड़े हुए थे आपके, ये जो महासभा है ना, जो हिंदू महासभा है, इनफैक्ट ये उसके फाउंडिंग मेंबर्स भी थे मदन मोहन मालवीय। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हिंदू इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने की बात की थी। तो ये लोगों, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम इंटरेस्ट की बात करने लगे थे, पहले तो सबकी बात करते थे, बाद में ये भी थोड़ा सा मुस्लिम्स के ही इंटरेस्ट की बात करने लगे। जो मदन मोहन मालवीय है वो भी शुरू में तो सब देख रहे थे, लेकिन जब पॉलिटिकल कैरेक्टर बढ़ता गया तो ये सब साइड लाइन होते गए और हिंदू और मुस्लिम की अलग अलग बातें करने लगे, समझ गए। तो फिर इसके बाद ब्रिटिश ने इसको और मोमेंटम दिया, समझ गए। ये सब चीजें तो हो ही नहीं थी, ये सब चीजें एक तरफ कौन कर रहा है, मुस्लिम्स अपने मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं, वो अलग तरीके से मुस्लिम के इंटरेस्ट देख रहे हैं, मुस्लिम लीडर्स। वहीं पर हिंदू लीडर्स थे और वो शुद्धि मूवमेंट और हिंदू महासभा इनके द्वारा हिंदू इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं और डिवाइड होते जा रहे हैं। इससे इनके बीच का जो गैप है बढ़ता जा रहा है और इसको बढ़ाने में और ब्रिटिश बीच में लगे हुए हैं। ब्रिटिश की पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, समझना, और कैरेट एंड स्टिक, जैसे कि पहले जिसको बोलते थे कि सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, है ना भाई, 1909 में आया था। फिर 1919 में भी आ गया था बाकियों के लिए, सिख और इन सब के लिए, है ना भाई, बाकियों के लिए आ गया था यहाँ पर। और उसके अलावा एक कम्युनल अवार्ड आ गया था, याद करो, कम्युनल अवार्ड जो BR अम्बेडकर के समय आया था, जिसके बाद फिर पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है ना। जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनके लिए, शेड्यूल कास्ट ट्राइब बोल रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट के लिए है, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके लिए ये कम्युनल अवार्ड दिया गया था। तो यहाँ पर एक तरफ तो ये लोग अपने मूवमेंट लॉन्च करके अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरह के हिंदू लीडर जैसे मदन मोहन मालवीय और लाला लजपत राय, ये लोग और तिलक लोग, बाल गंगाधर तिलक लोग, ये लोग भी अपने हिंदू इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, समझ में क्या। तो ये लोग अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं, ये लोग अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं और बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। ऊपर से ब्रिटिश इस गैप को और बढ़ाने में ये सब चीजें लेके आ रही है। इनके पास दो पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक एंड पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, है ना, डिवाइड एंड रूल। इसकी मदद से ये क्या कर रहे थे, इन गैप को और बढ़ाना का कोशिश कर दी, समझ में आ रहा है। तो भाई यहाँ से क्या हो रहा था कि भाई, और इस दौरान याद करो 1925 के आसपास, 1925 इसके बाद 1920 प्लस के बाद अब धीरे धीरे आपका RSS वगैरह का भी फॉर्मेशन होने लगा, ठीक है ना। तो बट अब सेकेंड फेज में अब देखेंगे कि भाई एक्सट्रीमिस्ट फेज क्या था। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ना कि कुछ मुस्लिम के मूवमेंट लॉन्च थे और कुछ हिंदूज के मूवमेंट लॉन्च थे, और वो क्या कर रहे थे, जैसे कि RSS वगैरह भी स्टैब्लिश हो गई थी, हिंदू महासभा भी स्टैब्लिश हो गई थी, आर्य समाज की शुद्धि मूवमेंट हो गई थी, ठीक है ना। वो तो उसके बाद इन सब चीज़ों के कारण क्या हो गया था कि भाई ये सब प्रॉब्लम कम्युनलिज्म को और ज़्यादा वो होने लगा था, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आपको RSS का फाउंडेशन को कब हुआ था, तो हेगड़ेवार ने किया था ये फॉर्मेशन, ठीक है ना। 1925 में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन हो गया था। तो भाई यहाँ पे फिर RSS भी अपना रोल बढ़ाने लगी थी, ठीक है। तो भाई ऐसे करके धीरे धीरे करके आप ये ईयर याद रखना, पहली बात कौन सा कब बता रहा हूं मैं, ये सब पूछता है, ठीक है ना, समझ आ रहा ना, ईयर आप थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है ना, कौन सा कब फॉर्मेशन हुआ था ये सब। तो हिंदू महासभा, RSS, आर्य समाज, शुद्धि मूवमेंट, ये सब चीजों का बहुत बड़ा रोल था पोलराइज करने के लिए। इनके कारण क्या हो रहा था कि पॉलिटिकल कैरेक्टर मिलता गया रिलीजन को और दिक्कत बढ़ती गई, समझ में गया। तो अब यहाँ देखो इतना बेस तैयार हो गया है, तो यहाँ से अब 1937 का फेज चालू हो जाएगा और इसके बाद अब जो फेज आ गया एक्सट्रीमिस्ट फेज, जिसका कॉन्सिक्वेंस क्या था, पार्टीशन। तो वही समझना है सेकेंड फेज जिसको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज। तो पहले फेज में शुरू में देखो माइल्ड था, 1857 के बाद शुरू में आर्य जो वो थे आपके सर सैयद अहमद खान, वो भी उतना ज्यादा अभी हो नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद जब धीरे धीरे ये मॉडरेट में बदल गया, है ना, मॉडरेट में बदल गया। तो यहाँ पर दो फेज हमने समझ लिया है, ठीक है ना। ये 1880s के थोड़ा सा पहले का समय है ना, 1880s के पहले का समय, और ये 19 मतलब ये समझ लो कि 1900 के पहले का समय, ऐसा समझ लो। और ये फिर 1905 के आसपास के बाद का समय है, ये थोड़ा सा मॉडरेट होने लगा यहाँ, है ना। ये 1905 बोल लो, 1900 बोल लो, 1880 बोल लो, ये उस वाला समय।
और मॉडरेट वाला ये वाला समय है, जब 1905 से लेकर के 1937 के आसपास की बात कर रहा हूँ। अलग अलग बुक है, अलग अलग टाइम पीरियड बताती हैं, आप ओवरऑल मोटा मोटा एक आइडिया ले लो। यहाँ 1905 से थोड़ा सा मॉडरेट कर देना, 1905 के पहले का वो बता देना कि माइल्ड था, और उसके बाद आप बता देना 1937 से एक्सट्रीम था। अब आ जाते हैं एक्सट्रीम वाले में। चलो नेक्स्ट फेज देखते हैं, एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज ये कब का है? ये है पोस्ट 1937 है। ये एक ऐसा समय है जहां पर कुछ आइडियोलॉजीज चलती हैं। ये आइडियोलॉजीज ऐसे डोमिनेट होती थी। यहाँ पर आइडियोलॉजीज जैसे कि भाई ब्रिटिश की तो चल ही रही थी डिवाइड एंड रूल की, है ना, और यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी में भी एक आइडियोलॉजी जिसको बोलते हैं टू नेशन थ्योरी, ठीक है ना। ये सब इसके आधार पर ये आपका जो एक फाउंडेशन था जिसको बोलते थे पार्टीशन के लिए, है ना। तो ये टू नेशन थ्योरी जैसी आइडियोलॉजीज यहाँ पर चलने लगी। समझ में गया। यहाँ पर जो पॉलिटिक्स ऑफ फियर था, है ना, यहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ फियर, डर लगता था एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से। समझेगा। साइकोलॉजिकल लोग वो हो चुके थे, चैनलाइज हो चुके थे, पोलराइज हो चुके थे। समझ में गए। साइकोलॉजिकल पोलराइज हो चुके थे, इतना ज्यादा कम्युनल कर दिया गया था कि साइकोलॉजिकली अलग अलग बढ़ चुके थे। समझ में गए। इरेशनल हो चुकी थी सोसाइटी, ये इतना बढ़ चुका था। समझ में गए। यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं और हिंदू हैं और इनके जो इंटरेस्ट हैं, ठीक है ना, ये इंटरेस्ट हैं, ये परमानेंट कन्फ्लिक्ट पर थे। समझ में, परमानेंट कन्फ्लिक्ट था इस समय, है ना। मतलब आप सोच सकते हो कि किस हद तक कम्युनलिज्म यहाँ पर फैल गया था। समझ में ना। और ये जो अर्बन एरियाज है ना, और अर्बन में भी जो लोअर मिडिल क्लास के ग्रुप थे, समझ में ना, ये उनमें सबसे ज्यादा था, ठीक है ना। और जो मास मूवमेंट थे, कई बार मास मूवमेंट लॉन्च कर दिए जाते थे इसको लेकर के, एग्रेसिव एटीट्यूड था, ठीक है, क्लियर है ना। और जो पॉलिटिक्स थी वो पूरी तरीके से कम्युनल हो चुकी थी, और कम्युनल मतलब एक्सट्रीम कम्युनल हो चुकी थी। इस समय की जो पॉलिटिक्स थी सिर्फ और सिर्फ कम्युनल के इर्द गिर्द घूमती थी। ये पॉलिटिक्स पूरी तरीके से कम्युनलाइज हो चुकी थी। समझ में गए। ये वो वाला टाइम पीरियड, ठीक है ना। यहाँ पर एक्सट्रीम कम्युनल हो गया था, और कम्युनल भी कैसा, एक्सट्रीम लेवल पर, ठीक है ना। पॉलिटिक्स पूरी तरीके से कम्युनल हो चुकी है, एक्सट्रीम हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम के जो इंटरेस्ट हैं वो परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट पर है ना। साइकोलॉजिकली लोग अलग थलग हो चुके हैं, एक दूसरे को लेकर के विरोध हो चुका है, विरोधी है एक दूसरे के, मतलब एंटागोनिस्टिक है ना, इनकम्पेटिबल है, मतलब साथ में रहने के लिए भी ये इनके अंदर साइकोलॉजिकली रूप से भी तैयार नहीं है। समझ में क्या। और ऊपर से ये क्या हो गया, जो ब्रिटिश की पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल थी, है ना, उसको बहुत इफेक्टिव रूप से वो काम कर गया ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये सब चीजें जो थी वो इस हद तक इस फेस को डोमिनेट करती थी। समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या बोल रहा हूँ, इस फेस में क्या हो गया, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना है, वो क्या बोल देते थे कि मुस्लिम शुड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, मतलब मुस्लिम लोग क्या करना चाहिए, अपने आप को यूनाइट होकर के अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और स्टैंड हो जाना चाहिए एक काहे के लिए, कि भाई अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, अपने लिए सेपरेट टेरिटरी डिमांड करने के लिए, समझेगा, अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो कैसे होगा, अपन सेपरेट टेरिटरी में रहेंगे, सेपरेट टेरिटरी डिमांड करने लगेंगे। इनिशियली वो सेपरेट नेशन की बात नहीं कर रहे थे, सेपरेट टेरिटरी के लिए बात कर रहे थे, समझ में क्या ना। बट बाद में क्या हुआ कि वो सेपरेट जो थे, कि भाई यहाँ पर आइडिया ऑफ पाकिस्तान भी आता है ना, आइडिया ऑफ पाकिस्तान। एक व्यक्ति थे रहमत अली, उन्होंने ये इसको पाकिस्तान टर्म को कॉइन किया था, समझ में। जो इकबाल थे, मोहम्मद इकबाल, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था पाकिस्तान जैसे एरिया का।
तो इस चीज, ये दोनों एक नाम और एक देखो नाम का रहमत अली ने दिया, और कंसेप्ट कि भाई सेपरेट होमलैंड हो फॉर मुस्लिम, ये जो था आपका मोहम्मद इकबाल का था, ठीक है। तो इकबाल को देख करके उन्होंने ये नाम दिया था कि पाकिस्तान जैसी कोई चीज होनी चाहिए, और उसको प्रैक्टिकल शेप देने का काम किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कैसे? मुस्लिम्स को ऑर्गेनाइज करके और फिर बात करके, अपनी बात रख करके, फिर बाद में उन्होंने डायरेक्ट एक्शन लॉन्च किया था। डायरेक्ट एक्शन के बाद कम्युनल टेंशन इतना बढ़ गया था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया था, तो अब कोई रास्ता ही नहीं था, बताया ना। इस स्टेज में बैठ गए कि भाई अब साथ ही नहीं रह पा रहे हैं ये लोग। तो फिर समझ में आ गया कि भाई पार्टीशन के अलावा कोई चॉइस ही नहीं बच पाती। तो वो वाला जो फेज था, ये वो वही वाले फेज की बात कर रहा हूँ, समझ में गया। मुस्लिम क्या बोल रहे थे, ये क्या बोलते थे, मोहम्मद अली जिन्ना कैसे ऑर्गेनाइज करते थे मुस्लिम्स को? ये बोलते थे कि मुस्लिम अगर यहाँ पे रहेंगे तो वो सप्रेस कर दिए जाएंगे अंदर हिंदू डोमिनेटेड रीजन में। उसके अलावा कांग्रेस में भी देखो, कांग्रेस में क्या होता है, वो हिंदू डोमिनेटेड है, समझ में गया ना। और एक बार अगर ब्रिटिश चले गए इस देश से, तो फिर भाई मुस्लिम्स की कंडीशंस और डिटीरियोरेट हो जाएगी, और गंदी हो जाएगी, हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। हमको क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट स्टेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए। और वो सेपरेट स्टेट, पहले एक सेपरेट रीजन की बात करते थे, मतलब विद इन द इंडिया ही सेपरेट एरिया की बात करते थे। बाद में वो सेपरेट स्टेट ही बात करने लगे, टू नेशन को पकड़ के। टू नेशन का मतलब होता है हिंदुओं के लिए अलग होमलैंड हो, मुस्लिम्स के लिए अलग होमलैंड हो, इसको बोलते हैं टू नेशन। तो टू नेशन थ्योरी है ना, आइडिया ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है ना। ये सब चीजें को लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना क्या करने लगे, इन सब चीजों को बोल करके मुस्लिम्स जो थे उस समय उनको ऑर्गेनाइज करने लगे, समझ में गया। इतना ही नहीं, इसके काउंटर में बहुत सारा, मैंने आपको बताया, हिंदू कम्युनलिज्म भी होने लगा। वो भी पीछे नहीं रहा। कैसे? जैसे हिंदू महासभा थी, आरएसएस थी, ये एक्सट्रीम कम्युनलिज्म को प्रोपगेट करने लगे। कैसे? ये बोलते थे कि इंडिया के अंदर जो हिंदू कल्चर है, जैसे लैंग्वेज है ना, वो नॉन हिंदूज को भी फॉलो करना चाहिए। जैसे उर्दू ना बोल करके हिंदू को हिंदी को फोकस करना चाहिए, समझ में क्या भाई। अगर काउ बैन होना चाहिए, पूरे इंडिया में बैन कर दो, समझ में क्या ना। ये भी इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि भाई आरएसएस में भी ये विचारधारा चलती थी कि सेपरेट होमलैंड ही रहे हिंदूज के लिए, ठीक है ना। उसके अलावा जो इंटरेस्ट की बात कर रहे थे कि भाई सेपरेट इंटरेस्ट की बात करते थे, अपने अपने अपोज करते थे, एंटागोनिस्टिक थे, समझ में का सामने वाले की आइडियोलॉजी को लेकर के। तो ये पीरियड दो सेक्शन में आपको बता दिया मैंने, एक तो मुस्लिम लीग वाला, मोहम्मद अली जिन्ना वाला बता दोगे, फिर आप आरएसएस वाला और ये हिंदू महासभा वाला बता दोगे, और ये जो लैंग्वेज इंपोज करने की बात करा जा रहा था, हिंदू कल्चर को इंपोज करने की बात किया जा रहा था, समझ में गया। ये जो बीफ बैन और ये जो काउ स्लॉटरिंग बैन की बात कर रहे थे, कंप्लीट बैन, इन सब की बात कर रहे थे, समझ में गया ना। और जो हमारी लॉस्ट ग्लोरी थी उसको रिवाइव करने की बात कर रहे थे, समझ में गया। लॉस्ट ग्लोरी को रिवाइव करने की बात कर रहे थे भाई, जो और इवन इवन एक चीज और बताता हूँ आपको, ब्रिटिश क्या करती थी यहाँ पर देखो, एक सेकंड, अब देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया। ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडिया की जो हिस्ट्री थी, है ना, इंडियन हिस्ट्री कैसे डिवाइड करते थे, आप वो समझो हिस्ट्री। इसको बोला कि एंशियंट का जो समय था ना, वो हिंदूज का समय था, मेडिवल का समय था वो मुस्लिम्स का समय था, है ना। और मॉडर्न का जो समय है अब वो हमारा आएगा, ठीक है, हमारा रहेगा। मॉडर्न क्यों बोला जाता है पता? मॉडर्न मतलब आपके वैल्यूज इंप्रूव होते हैं, आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब चीज डेवलप होती है, इसको बोलते हैं मॉडर्न। ये बोले कि एंशियंट समय, देखो ये डिवाइड कर दिए ना भाई आपको रिलीजन के आधार पर, इसको बोले हिंदूज का समय, इसको बोले मुस्लिम्स का समय, और इसमें बोले कि मुस्लिम्स के समय में हिंदूज पर ऑपरेशन हुआ था, सप्रेशन हुआ था, ऑपरेसिव रूल था, ये सब चीजें बताते थे, समझ में गया। तो ऐसे करके वो भी डिवाइड कर रहे हैं, और यही चीज को बाद में रिवाइव करने लगी कौन? इन्हीं का ही रिवाइवल होने लगा,
इन्हीं का ही रिवाइवल होने लगा। कब? आरएसएस, हिंदू महासभा, समझा क्या, आर्य समाज का जो शुद्धि मूवमेंट था, है ना, वो इन सब चीज़ों को वॉस लॉस, ये ग्लोरी को ग्लोरिफिकेशन होने लगा, है ना। इसका एंशियंट समय का ये लोग क्या करने लगे, ग्लोरिफिकेशन करने लगे। और जो ये मेडिवल समय है, मेडिवल समय के बारे में मतलब गलत धारणाएं बनाने लगे, समझ गए। इसके अगेंस्ट थे, इसके अगेंस्ट बात करते थे और इसको ग्लोरीफाई करते थे, तो और पोलराइज हो गई सोसाइटी, समझ में आ रहा ना। तो ये सब होने लगा एक्सट्रीम फेस में। बस फिर क्या होना था, फिर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या था इसका? इसका कॉन्सिक्वेंस ये था कि भाई आपको पता है कि कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च किया गया था। डायरेक्ट एक्शन डे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, अगर मैं सही हूँ तो एक बार डेट चेक कर लेना, ठीक है ना। जहाँ तक मेरे को याद है 16 अगस्त ही है, बट फिर भी आप चेक कर लेना। तो इसके बाद कलकत्ता किलिंग चालू हो गई, कलकत्ता में राइट्स चालू हो गए, वायलेंस चालू हो गया, मार काट होने लगी, समझ में क्या, लोग परेशान हो गए, मतलब लाखों लोग मरने लगे। गांधी जी ने विजिट किया था नौखली में लोगों को मनाने के लिए कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ नहीं समझ में आया, लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं, न गांधी जी की बात मान रहे हैं, न किसी की बात करने लगे, समझ में क्या। जो जहां पर मेजोरिटी में था वो मारने लगा, ठीक है। तो इसमें लार्ज स्केल में लोगों की डेथ होने लगी, ठीक है ना। बाद में इसके कारण इसका कॉन्सिक्वेंस क्या था, तो पहला तो वायलेंस, दूसरा इस वायलेंस के कारण डेथ हो गई लार्ज स्केल में, है ना, बहुत सारी डेथ हो गई। और फाइनली सबसे बड़ा ब्लो क्या था, पार्टीशन। बाद में समझ में आ गया कि भाई अब नहीं रह सकते, अब पॉसिबल ही नहीं है, पार्टीशन कर दो। इंडिया जहाँ पर हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों थे, और यहाँ पर पाकिस्तान जो कि बनाया गया था काहे के आधार पर, रिलीजन के आधार पर। ये मेरे हिसाब से दुनिया की पहली कंट्री है जो रिलीजन के आधार पर बटी है, समझ में गया, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, है ना। एकमात्र सबसे पहली कंट्री यही थी जो रिलीजन के आधार पर बनी थी, ठीक है ना। ठीक, ये पाकिस्तान बना मेजॉरिटी मुस्लिम डोमिनेटेड, बट इसमें भी कुछ थे थोड़े बहुत हिंदूज, ठीक है ना, बहुत माइनॉरिटी सेक्शन में। बट हाँ फाइनली इसका ये था, इसका कॉन्सिक्वेंस कि भाई पार्टीशन होगा और इंडिया बट गया दो पार्ट में, समझ में गया, टू डोमिनियन स्टेटस में दोनों को आज़ादी दे दी गई, समझ में गया। तो प्री इंडिपेंडेंस तक का हमने देख लिया है, कॉन्सिक्वेंस देख लिया, कॉजेस देख लिया। कॉजेस कुछ आइडिया तो लग ही गया कि जब कॉजेस पढ़ेंगे तो आप बता सकते हो ये सब कॉजेस रहे, समझ में क्या। तो ये हमने क्या देख लिया, वो समझ लिया हम लोगों ने, क्या, प्री इंडिपेंडेंस वाला डन है। पोस्ट इंडिपेंडेंस बने, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस में पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय में जो कम्युनल वायलेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसको हम कुछ इशूज देखते हैं और उसमें से समझ जाएंगे, समझा। पोस्ट इंडिपेंडेंस में जैसे एक 1984 में एंटी सिख राइट हुए थे, जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कर दिया गया था, तो जो सिख थे उनको, उनका बहुत लार्ज स्केल में असैसिनेशन होने लगा, असैसिनेशन क्या बोलेंगे, मतलब उनका लार्ज स्केल में उनको मारा मारा जाने लगे, समझेगा, मॉब्स के द्वारा। हुआ क्या था कि भाई ये खालिस्तान वाला मूवमेंट चल रहा था, इसको लेकर के एक व्यक्ति थे जर्नैल सिंह भिंद्रावाले, वो बहुत मतलब एक्सट्रीम जा करके हथियार वगैरह स्टेट के अगेंस्ट हथियार उठा करके ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो मिसेस इंदिरा गांधी ने उनका असैसिनेशन, उनको मरवा दिया, समझना क्या। उस समय गोल्डन टेम्पल में थे वो, और उन्होंने वहाँ से जा करके ऑपरेशन लगा करके, ऑपरेशन ब्लू स्टार बोलते हैं इसको, उनकी डेथ करवा दी। इससे जो सिख के सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट हो गए कि आपने गुरुद्वारा में ऐसा करवा दिया, और जो गोल्डन टेम्पल थे वहाँ पर ऐसा करवा दिया। और उसके अलावा
दो जो बॉडीगार्ड थे उनके, इंदिरा गांधी के, उन्होंने इंदिरा गांधी को शूट कर दिया, ठीक है ना। बाद में इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है उसी चक्कर में। इससे भड़क गई थी पब्लिक कि भाई इंदिरा गांधी को कैसे मार दिया, और जो सिख थे उनको ढूंढ ढूंढ करके मतलब मारा जाता था दिल्ली में। मतलब वो ट्रेन में ऐसे थे कि भाई ट्रेन से अगर वो चले हैं तो किसी को पता भी नहीं है क्या हुआ है, और वो स्टेशन में आए और उस स्टेशन में उनको देख के मतलब पता करके कौन है सिख, उनको जिंदा जला दिया जाता था, मार दिया जाता था। मतलब इतना सिचुएशन हो गई थी कि दिल्ली की सड़कों पे सिख दिखना बंद हो गए थे। ऐसा मतलब इस स्केल में ये हो गया था। लोग वहां पे छुपते थे। एक डॉक्यूमेंट्री आई थी बीबीसी में, उसमें ये बता रहे थे कि भाई सिख जो थे तुरंत सेव कर लेते थे। जो ट्रेन में थे उन्होंने क्या किया था कि भाई बोला जाता कि उन्होंने अपना जो कपड़े थे वो चेंज कर लिए, है ना। उन्होंने अपने कपड़े चेंज कर लिए ताकि भाई उनको कोई वो ना समझ पाए कि भाई ये मेल है। वो फीमेल के ड्रेसअप पे आ गए थे, जैसे कि साड़ी पहन लेना, ताकि वो बच सके। इस कदर मतलब इतना ज़्यादा ये वायलेंस हो गया था, इतना ज़्यादा ये मॉब एसेसिन मॉब मतलब लिंचिंग होने लगी थी, ऐसा समझ लो आप। समझा क्या। इसके बाद आपको पता है ये कब की बात है, 1984 की बात, ठीक। इसके बाद आपको पता है कि भाई ये जो इशू ऑफ कश्मीरी पंडित है, इशू ऑफ कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित, ये वाला जो आपको पता है कि कश्मीरी पंडित जो जम्मू एंड कश्मीर में जब ये स्प्रेड हुआ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का और टेररिज्म का कश्मीर वैली में, तो वहां पर मास किलिंग होने लगी। और वहां पर घर घर में ये कर दिया जाता था कि भाई घर घर में ये जैसे ये घर है आपका तो यहाँ पर निशान लगा दिया जाएगा, और फिर उसको टाइम दे दिया गया, बोल दिया गया कि भाई इतने दिन के अंदर आप ये यहाँ से निकल जाओ। अगर नहीं निकलोगे तो अब क्या हो गया, अब आपको आपके घर को मार दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, आपके फैमिली मेंबर्स को ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो लोग जान छोड़ करके, जान बचा करके भाई घर वगैरह छोड़ करके यहाँ से लार्ज स्केल में एक्सोडस हो गया। एक्सोडस मतलब होता है जब लार्ज स्केल में लोग पलायन करते हैं, ठीक है। तो कश्मीरी पंडित का एक्सोडस हुआ, जो नहीं छोड़ के गए उनको मार दिया गया। ये हुआ था आपका 1989 90s में। तो कश्मीरी पंडित को वहां पर रहने नहीं दिया गया और वहां पर मार दिया गया, ठीक है ना, उनको भगा दिया गया वहां से, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या हो गया भाई, आप बताओ इनके अंदर कम्युनल हेट्रेड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, है ना। यहाँ पर कम्युनल कितना बढ़ा होगा, सोचो आप, कम्युनलिज्म कितना बढ़ा होगा। तो बाद में इसीलिए भी अब देखो क्या हालत है उधर की, ठीक है। आज वही चीज उन्हीं के साथ हो गई है ये सारी चीजें, है ना भाई, कि अब तुम्हारी कैसी हालत होके रखी है वहां पे, ठीक है। तो वहां पे आप सोचो कि भाई ये सब चीजों के कारण कितना ज्यादा कम्युनलिज्म होगा। आज भी उनके पास घर नहीं है जो कश्मीरी पंडित, ठीक है ना, उनको उधर से भगा दिया गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट जो इशू है जिसको बोलते हैं अपन बाबरी मस्जिद वाला इशू, बाबरी मस्जिद, है ना। 1992 में बाबरी मस्जिद का जो इशू है जो गिरा दिया गया था, ठीक है। उसके साला क्या होता था कि क्राउड ऑफ हिंदूज थे जिसको हिंदू कर सेवक बोलते थे, उन्होंने डिमोलिश कर दिया था जो 16th सेंचुरी में बाबरी मस्जिद बनी थी अयोध्या में। क्या क्लेम करके कि ये राम जन्मभूमि थी, ये बर्थ प्लेस है राम का, ठीक है ना। इसके कारण क्या हो गया, कम्युनल राइट भी हुए थे हिंदू मुस्लिम्स में, समझेगा। और उसके कारण मतलब सैकड़ों में लोगों की डेथ हुई थी। और इसके बाद फिर इसी के कारण जिसने बाबरी मस्जिद को ही जो जन्म दिया, राम मंदिर इशू का, राम मंदिर इशू जो कि ये राम मंदिर का जो इशू था ये इतना पॉलिटिसाइज हो गया था, है ना। वोट बैंक के लिए सिर्फ सबसे बड़ा मुद्दा पूरे इंडिया का यही बन गया था। इसके कारण कम्युनल पॉलिटिक्स आएगी कि नहीं आएगी, हाँ, इसके कारण कम्युनल पॉलिटिक्स आ गई, समझेगा। बहुत तरीके से, बहुत हद में ये जो पॉलिटिकल कैरेक्टर मिल गया था पॉलिटिक्स को, समझा क्या। तो इसके कारण भी बहुत ज्यादा कम्युनलिज्म फैल गया इंडिया में। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई गोधरा राइट्स कब, गोधरा जो कांड था, गोधरा राइट्स जिसको गोधरा हत्याकांड बोलते हैं 2002 में, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के ऊपर चार्जेस फ्रेम किए गए थे कि भाई उनके, वो उस समय सीएम थे तो उस दौरान ये सब उन्हीं के बोलने पे किया गया था और ये राइट्स हुआ था। बाकी बाद में उनको कोर्ट ने पाया था, क्लीन चिट दे दी थी और अभी भी क्लीन चिट है उनको कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था कि 4 कोचेस थे, देखो फरवरी 2002 में 4 कोच थे, जो साबरमती एक्सप्रेस होती थी उस पर आग लगा दी गई थी,
समझ में गया। उस कोच में मोस्टली कौन थे, हिंदू पिलग्रिम थे, है ना, जो पिलग्रिम जाते हैं ना, जो पिलग्रिमेज में जाते थे, जो अयोध्या से लौट रहे थे, कब जो रिलीजियस सेरेमनी होती थी बाबरी मस्जिद का जब डिमोलिशन हो गया था ना, उस साइड से बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, तो उसको उसके पिलग्रिमेज में गए थे और वहां से लौट रहे थे। तो उसी समय क्या हो गया था, बाबरी मस्जिद 1992 में हुआ था, लेकिन ये राइट्स की बात कर रहा हूँ 2002 में, ठीक है ना, ये मत समझना कि उसी समय की बात। तो उस समय 2002 में क्या हुआ था, जब ये लोग लौट रहे थे तो इन कोचेस 4 कोचेस को जला दिया गया था। तो इसके काउंटर में कुछ हिंदू ग्रुप्स ने क्या किया था, जो वाइड मतलब बहुत लार्ज स्केल में अटैक कर दिया मुस्लिम कॉलोनीज पर, ठीक है ना। मुस्लिम कॉलोनीज पर मतलब इतना खतरनाक ये दृश्य था, बोला जाता था कि भाई इतना खतरनाक था कि जो मुस्लिम प्रेग्नेंट वुमेन थी उनके पेट से बच्चे निकल आए थे, इतना खतरनाक ऐसा बताया जाता है, ठीक है। आप देख लेना कभी, आपको अगर डॉक्यूमेंट्री खूब सारी मिल जाएंगी इस पर, गोधरा राइट्स पर, ठीक है। तो फिर वो राइट्स हुआ, पहले मुस्लिम्स लोग, बोला जाता है कि हिंदू कोचेस जला दिए, फिर उसको काउंटर करने के लिए हिंदुओं ने जो मुस्लिम कॉलोनी सर उस पर अटैक कर दिया था। लगभग मतलब 3-4 महीने तक ये सब चीजें इंसिडेंट चले गए थे, समझेगा ना, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम्स की डेथ हो गई थी, बहुत सारे मुस्लिम्स का डिस्प्लेसमेंट हो गया था, तो उसके कारण भी कम्युनल इंडिया में कम्युनल टेंशन कितना बढ़ गया होगा आप सोच सकते हो। नेक्स्ट क्या बोलूं, नेक्स्ट बोल रहा हूँ असम वायलेंस। असम में भी वायलेंस हुआ था 2012 में, ठीक है ना। असम वायलेंस में क्या हो गया था, जो बोडोज लोग हैं और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं, उनको उनके बीच में क्या रहता था भाई, क्लैश होते थे, फ्रिक्वेंट क्लैश क्यों होते थे, क्योंकि कंपटीशन होता था लाइवलीहुड को लेकर के, लैंड को लेकर के, पॉलिटिकल पावर को लेकर के, और ये चीजें एस्केलेट हो गई 2012 में, समझ में गया ना। उसमें फिर एस्केलेट ऐसा होगा कि रायट हो गए कोकराझार में, समझ में गया, जहां पर 4 बोडोस जो यूथ बोडोस थे उनका डेथ हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद जब पहले यहाँ पर मुस्लिम्स ने अटैक कर दिया था 4 बोडोस यूथ पर, फिर इसको काउंटर करने के लिए इसके रिटेलिएशन में उन्होंने अटैक कर दिया लोकल मुस्लिम्स को, जिसके कारण क्या हो गया, वहां पर अटैक हो गया, ठीक है ना। तो अब इसके कारण और टेंशन बढ़ गया, फिर बाद में और दोनों तरीके से फिर अटैक हो गए, जब दोनों कम्युनिटी एक दूसरे पर अटैक कर दी, तो भाई इससे में भी बहुत ज्यादा लोग की डेथ हो गई, और लगभग बोलते थे कि भाई लाखों में डिस्प्लेसमेंट हो गया लोगों का। तो इसमें क्या हो गया कि भाई जिंदा जला देते थे, मार देते थे। असम वायलेंस बहुत फेमस है, कभी आप देखना, तो कभी आप इसको देखोगे यूट्यूब पे तो आप देख सकते हो उसको, ठीक है। तो वही बोडोज और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स के बीच में ये जो टेंशन थी वो हो गई, जिसके कारण क्या हो गया कि भाई फर्दर नॉर्थ ईस्ट में भी कम्युनल कम्युनल अभी तक यहाँ तक तो ठीक था, अभी नॉर्थ ईस्ट में भी कम्युनल टेंशन वगैरह आने लगे, ठीक है। आप ये इसके बारे में तो सभी जानते होंगे, मुजफ्फरनगर वाले में, मुजफ्फरनगर का दंगा हो गया था जो 2013 में, ये तो बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, हिंदू जाट्स होते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी में मुजफ्फरनगर यूपी में क्या हो गया, क्लैश हो गया, जिसमें लगभग 60-70 लोगों की डेथ हो गई, 100 लोग के आसपास इंजर हो गए, लगभग 50,000 लोग डिस्प्लेस्ड हो गए, ठीक है ना। ये पूरे यूपी में सबसे वर्स्ट वायलेंस माना जाता है, सबसे फेमस रायट है ये यूपी का, समझ में गया ना। यूपी में पूरे हिस्ट्री में इससे बड़ा रायट कभी नहीं हुआ, समझ में गया ना। इसके लिए तो आर्मी बुलानी पड़ गई थी, समझ में गया ना भाई, यूपी में इसको रोकने के लिए आर्मी बुलानी पड़ी थी मुजफ्फरनगर दंगा में, ठीक है ना। तो ये इसके कारण अभी सोचो कितना ज्यादा कम्युनलिज्म फैल गया। बाद में ये सब चीजें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह जाती ना भाई, इसका पॉलिटिकल करेक्टर भी मिल जाता है, इसको पॉलिटिकल शेप भी मिल जाता है, तो बाद में इसको फिर यूज किया जाता है, ठीक है ना। आज भी देखो इलेक्शन से पहले बहुत सारे आपको ये आपको देखने को मिल जाएंगे, सुनना क्या, बहुत सारे आपको राइट्स देखने को मिलते हैं। रिसेंटली अभी दिल्ली राइट्स था, है ना, दिल्ली राइट्स ये भी बहुत फेमस है अभी 2018-19 में, 19 ही बोल लो उसको, 19 में ही जब ये डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आ रहे थे, तो उस समय में भी कम्युनल राइट्स हो गया था एक तरीके का। वो प्रोटेस्ट सीएए और एनआरसी को लेकर के था, बट उसमें भी कम्युनलिज्म उठ गया था, समझ गया। तो भाई
उसमें भी सोचो कितने लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो गया था, कितने लोगों की डेथ हो गई थी। समझ में आ रहा है? तो भाई इन सब चीजों, ये सारे कुछ इंसिडेंट्स हैं जिससे आपको समझ में आ रहा है कि भाई क्या हो रहा है, कि भाई कम्युनल कितना हद तक फैला है। अगर मैं बात करूं आपसे मोटा मोटा कि भाई रीजंस क्या था, कि पोस्ट इंडिपेंडेंस समय में परसिस्टेंस बना हुआ था कम्युनलिज्म को लेकर के। ऐसा क्यों? रीजन फॉर परसिस्टेंस मतलब कंटिन्यूटी बनी थी, ठीक है ना। परसिस्टेंस ऑफ कम्युनलिज्म इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक है ना, ऐसा क्यों है भाई? तो इसके लिए कुछ रीजंस बता देता हूँ। सबसे पहला रीजन ये है कि हमारी इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाया। मैंने आपको बताया ना कि भाई खाली बैठे रहता आदमी, कुछ काम धंधा रहता नहीं है करने को, पैसे कमाएगा नहीं, पैसे कमाएगा नहीं तो फिर वो उसको आराम से आप इधर उधर यूथ को मिस चैनलाइज कर सकते हो। तो भाई ये एक बड़ा रीजन हो गया, स्लो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ग्रोथ तो चलो हाई है पर डेवलपमेंट नहीं है ना। और डेवलपमेंट और उसमें मैंने आपको बताया था फर्क। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, कल्चरल सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, इम्प्रॉपर कल्चरल सिंथेसिस। ठीक ठीक है ना। परसीव्ड रिलेटिव डेप्रिविएशन, परसीव्ड मतलब उनको लगता है कि हमारा डेप्रिविएशन हुआ है ना भाई, हम उनको ऐसा परसेप्शन बन जाता है जब माइंड में कि भाई हमको हमारे साथ थोड़ा सा जस्टिस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये एक जो रिलेटिव डेप्रिविएशन का परसेप्शन होता है, जब ये मन में बन जाता है, उसके कारण भी कम्युनल कैरेक्टर मिल जाता है। क्लियर ना। तो परसीव्ड रिलेटिव डेप्रिविएशन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, नेक्स्ट है सोशल इम्बैलेंस। सोशल इम्बैलेंस है ना, हम अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको सोशल लेवल पर अगर डेवलपमेंट की बात करो वो अलग अलग लेवल पर है। उसके साथ साथ रीजनल इम्बैलेंस है। रीजनल इम्बैलेंस मतलब कुछ रीजन बहुत ज़्यादा डेवलप है, कुछ रीजन कम डेवलप है। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र ये सब ज़्यादा डेवलपमेंट है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ज़्यादा डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर ये कम्युनलिज्म उतना ज़्यादा नहीं होता। जहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमी बड़ी होगी, अच्छा खासा लोग एंगेज रहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ते। जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम रहेगा, रीजनल डेवलपमेंट कम है, जैसे यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पर आपको कम लोग फालतू में बैठे ज्यादा दिखेंगे, तो वो ये सब चीजों में जल्दी से इन्वॉल्व हो जाते हैं। समझ में क्या। नेक्स्ट पांचवा, पॉलिटिक्स। ये बताया था मैंने आपको, पॉलिटिक्स कम्युनल बेस्ड है ना, ये बन ही गई है ना भाई। कम्युनल बेस्ड पॉलिटिक्स इंडिया में, पॉलिटिक्स इसी के दम पे चल रही है। ठीक है ना। यहाँ पर जो मोबिलाइजेशन होता है, लोगों को मोबिलाइज करना, वो रिलीजन के आधार पर ये सब चीजें पड़ता है। इसमें कम्युनल सेंटिमेंट्स को आपको कंसोलिडेट करके ही आप यहाँ पर पावर में आ सकते हो। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जिसके कारण क्या हो गया कि भाई ये बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। समझा क्या। और इतने सारे इंसिडेंट जो मैंने आपको बताए थे वो सब आपको समझ में आ ही गया। ठीक है। ठीक। तो ये तो अब हम देखेंगे एक्चुअली में कि भाई कॉजेस क्या है ना, कॉजेस ऑफ ये जो आपका चल रहा है। ठीक है ना, कॉजेस ऑफ कम्युनलिज्म। ठीक, यहां तक क्लियर है? बोलो समझ में क्या। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कॉजेस और उसका सॉल्यूशन। ठीक है।